ये सामान्य उत्तर भारत में प्रचलित जन्म पत्री का डिजाइन है। इसमें जिन घरों को हम देख रहे हैं इनको एंटी क्लॉकवाइज समझा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज, ये प्रथम भाव है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है जी कुंडली के भाव, इनको घर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको योग से और चक्रों के हिसाब से जोड़ते हैं तो ये दूसरे घर की बात हम कर ही रहे हैं। ये धन भाव भी है और कुटुंब भाव भी है। धन, कुटुंब। ठीक है, तो ये भूमध्य भी है, आज्ञा चक्र। ठीक है, इसका जो ठीक सातवां होगा, जैसे पहले का सातवां 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है, तो इससे जब हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है। ये जो है ये है मूलाधार। ठीक है, इसकी और भी हम डिटेल में बता सकते हैं इस चीज को, जितनी मैंने अभी चर्चा की थी आपसे, कि इसको हम ससुराल से भी देखते हैं। इसको शमशान से भी देखते हैं। तो शमशान नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जीवन का सत्य है। ये अंत में हमें यहाँ पर सबको यही पहुंचना है। ठीक है, लेकिन ये प्रतीकात्मक है, इसको ठीक से समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, राशि जो पड़ती है यहाँ पर आमतौर पे वृषभ राशि होती है, और इस जगह पर जो राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है। इसका स्वामी जो माना जाता है मंगल माना जाता है। इसका स्वामी शुक्र माना जाता है। पर लाल किताब को जब हम पढ़ते हैं, लाल किताब में हर जब चीजों को समझते हैं, तो इसमें 2 ग्रहों को देखा जाता है, शुक्र, गुरु, और इसमें देखा जाएगा मंगल और शनि। ठीक है, तो जी लोग डराते होते हैं कि वो शमशान है, वो शनि है, भयभीत बहुत होते हैं आगे से। इसको शमशान की चर्चा इसलिए होती है कि वहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है, आग जलती है। ठीक है, तो हर तरह की आग को उसे शमशान से समझना होता है। तो चिता की अग्नि, क्रव्याद अग्नि, किचन की जो अग्नि है उसको जात वेदस अग्नि कहते हैं, जिसमें खाना बनता है। ठीक है, वो भी अग्नि का है। ऐसे ही जो काम की अग्नि है, जिसे बोलते हैं सेक्स की अग्नि, उसको बोलते हैं कामाग्नि। ठीक है, ऐसे ही अग्नि है एक और है, उसे बोलते हैं ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की ज्योति होती है ना, ज्ञान की ज्योति जली तो प्रकाश की ज्योति हुई। तो प्रकाश किससे निकलता है? अग्नि से निकलता है। प्रकाश का स्रोत क्या है? अग्नि है हमारी। तो इसलिए यहाँ पे शमशान का नाम दिया गया है। गुरु जी जो ज्योत सुबह जलाते हैं भगवान का, वो भी क्या इससे 8वीं वर्ष से जोड़ी जाएगी? हाँ, सारी ज्योति इसी अष्टम भाव से जुड़ी हुई होती है। अब ये अष्टम को समझ लो थोड़ा, हमारा जो विधान है उसको समझ लो पहले अष्टम का। तो जैसे ये मम्मी है आपकी माता का घर, ठीक है, और ये सुख भाव भी है, ठीक है। तो ये तो सेल्फ का है, स्वयं।
सेल्फ कह देते हैं इसको। और ये हो गया आपका पत्नी। इधर पिता का हो गया, ठीक है। और ये हो गया कर्म। कर्म कौन करेगा? कर्म करेगा जीवात्मा। मैं होऊंगा तो कर्म करूंगा ना, उस कर्म का फल भी अच्छा या बुरा कौन भोगेगा? इसको मैं ही भोगूंगा। तो अगर मैं इसको भोगूंगा इस फल को, तो भाई उस कर्म का फल का भोक्ता भी मैं ही होऊंगा, ठीक है। तो अच्छा कर्म करूंगा तो उसका फल अच्छा मिलेगा, खराब कर्म करूंगा तो उसका फल मुझे खराब मिलेगा। ये इसकी मूल व्याख्या है। अब यहाँ एक चीज और समझनी होगी आपको कि जैसे मैं हूं तो मेरा घर ये है, ठीक है, मेरा कुटुंब हो गया। ऐसे ही जो माँ है उसका ये पहले का दूसरा है, तो चौथे को अगर हम पहला मान लें तो इसका दूसरा ये होगा। तो ये हमारा ननिहाल होगा। क्या होगा? ननिहाल, मामा का घर, ठीक है, मामा का घर, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, किसका घर हो गया? माँ का घर, मेरा ननिहाल, मेरा ननिहाल, ठीक है। ये मेरा घर है, पिताजी का घर है, और मैं पिता को यहां से देख रहा हूं 10वें घर से। अब यहां से हम गिनते हैं ना जब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पिता की ससुराल हो गई, ठीक है। पिता की ससुराल। सामान्य ज्योतिष में इसको बल का भाव भी कहते हैं, पराक्रम का भी, ठीक है। बल, पराक्रम। नाना के घर जाऊंगा मोटा होके आऊंगा, है ऐसे बोलते थे, तगड़ा होके आना, भी नानी के घर जाके खा पी के आना। ये बल का घर है। जब ये अपनी मम्मी के घर जाएगा, यानी अपने नाना के घर जाएगा, तो मामा उसे कैसा लाड़ करेगा, कैसा प्यार करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, डांटने भी नहीं देगा, ठीक है ना, कि अपने घर पे डांटना है, यहाँ पे इसे मस्त रहने दो। 99% चांस तो यही होते हैं। 1-8% ऐसा होता है कि उसका ये घर बिगड़ा हुआ हो तो उसे मामा का या ननिहाल का सुख नहीं मिल पाता, ठीक है। अब मजेदार बात ये देखो कि जब इस व्यक्ति की शादी होगी, ठीक है, इस व्यक्ति की इससे शादी हुई, तो इस पत्नी का जो घर होगा वो ये होगा, दूसरा घर, यानी इसका मायका, ठीक है। हम कह रहे हैं मूलाधार, तो हम क्यों कह रहे हैं कि पत्नी का घर है वो, तो पत्नी से हमारे जो संबंध होते हैं वो फिजिकल रिलेशन ही बनते हैं, तभी पत्नी है वो, ठीक है। तो ये हमारे गुप्तांगों का घर भी होता है काल पुरुष के अनुसार। वृश्चिक राशि हमारे गुप्तांगों में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ मंगल का रंग भी आ गया, लाल रंग, तो वो महिलाओं को जब मासिक धर्म होगा तभी वो महिला मानी जाती है, तभी वो विवाह के लायक मानी जाती है। इसलिए ये जो घर हो गया पूरा का पूरा मंगल के लाल रंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो शनि हमने जो लिखा हुआ है, इसकी थोड़ी यहाँ पर अलग व्याख्या है, ठीक है, क्योंकि इसकी व्याख्या को हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। अब आमतौर पर मैं एक छोटा संक्षिप्त से समझा देता हूँ कि आमतौर पे लोग शनि को काला समझते हैं या नीला समझते हैं। यहाँ पर शनि ना काला होता है ना नीला होता है, शनि का रंग मूल रूप से यहाँ पीला होता है। अब ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आएगी। यहाँ हमें तंत्र की महाविद्या बगलामुखी की बात करनी होगी। बगलामुखी एक पीले रंग की देवी है जिसको स्तंभन की देवी कहा जाता है, जो चीजों को रोक देती है, ठीक है। तो जो रोकने की शक्ति है, धीमा करने की शक्ति है, वो यहाँ शनि का गुण है। तो जो एशिया के अंदर शनि के बारे में जो चर्चा है ना, पूरे इंडिया के अलावा, तो बौद्ध धर्म के अंदर या चीन के अंदर जो ज्योतिष है उसके अंतर्गत जो कछुआ होता है वो शनि की सवारी है,
और कछुआ धीमा चलता है, कछुआ दीर्घायु होता है। ठीक है, तो इसलिए इस घर को आयु का घर भी कहते हैं। आयु का घर भी हम इसी को ही कहते हैं। कछुआ क्या है? दीर्घायु का प्रतीक। तो जो माँ है और पत्नी है, शरीर से दोनों एक जैसी ही होंगी। इसने हमको जन्म दिया है और जब ये हमारे जीवन में आई है तो हम नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जीवन का अंग गर्भाशय, योनि, गुप्तांग, पुरुष के गुप्तांग, सारे के सारे इस क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। तो हमारी कुंडलिनी शक्ति का वास भी इसी स्थान पर होता है। ठीक है, तो ये आधार चक्र भी है, मूलाधार कहा जाता है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो जो कछुआ आएगा ना इसके अंदर, जब कछुए का प्रतीक आएगा, वो वास्तव में जब वो हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में पर्वत को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु का कछुए का अवतार हुआ था। वो कछुए का अवतार इसी से जुड़ा हुआ है। उस कछुए की शक्ति को ही बगलामुखी की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि बगलामुखी जैसे किसी चीज को धीमा कर देती है, रोक देती है, कछुआ भी इसी प्रकार से धीमा चलने वाला प्राणी होता है। ठीक है, कई लोग इसको सांप से भी जोड़ते हैं, वृश्चिक राशि की वजह से, कि पुराने टाइम में वृश्चिक राशि का प्रतीक सांप था, लेकिन जब क्षेत्र बदला तो उसको बिच्छू का रूप दे दिया गया, क्योंकि बिच्छू जो होगा वो इस घर का प्रतीक होता है। लेकिन सांप को लिया गया था कारण कि सांप लंबा होता है। ठीक है, तो सांप की उम्र भी लंबी मानी जाती है। तो उम्र को अगर छोटा कहेंगे तो होगी छोटी चीज, लेकिन उम्र को कहेंगे बड़ी लंबी उम्र जीना है, तो लंबाई का प्रतीक क्या है? सांप है। सांप लंबा होता है कि मोटा होता है? सांप लंबा होता है, उसकी लंबाई देखी जाती है। तो इसलिए सांप जो है वो आयु का प्रतीक है, दीर्घायु का प्रतीक है। तो सांप क्या पेड़ों पे रहते हैं? नहीं, सांप जमीन के अंदर रहते हैं, इसलिए जो जमीन का प्रतीक है वो क्षेत्र भी यही जुड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कुटुंब का आज्ञा चक्र है और ये जो मूलाधार का बिंदु है, जिसको हमने चक्रों से संबंधित किया है, इसमें हमने 2-3 सिद्धांतों का प्रयोग किया है। पहला तो ज्योतिष की लाल किताब का सिद्धांत, दूसरा हमने योग शास्त्र का इसमें विचार किया है और तंत्र शास्त्र का विचार किया है। क्योंकि जो चक्रों का विचार है वो सारा का सारा तंत्र शास्त्र के अनुसार है। तो उसकी अच्छी किताबें हैं कुछ, इस पे भी चर्चा करेंगे हम। षट चक्र निरूपण पे भी विचार करेंगे। और एक पुराने एक लेखक हुए हैं अंग्रेजी में, सर जॉन वुडरफ, उन्होंने भी इस पे बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। इसका नाम है द सर्पेंट पावर। ठीक है, और उन्होंने शाक्त मत पर, देवी के मत पर बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है। परंपरा से वो शक्ति के उपासक रहे। तो बताते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट में वो जज थे और वहीं पर उनको दूसरे जज मिले थे जो हिंदू थे, वो शाक्त थे, वो उनके शिष्य हुए। तो जॉन वुडरफ अंग्रेज थे, ठीक है, लेकिन वो शाक्त परंपरा को उन्होंने धारण किया और उस पर उन्होंने अनेकों किताबें लिखी। आजकल उसकी चर्चा जरा कम होती है, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। तो द सर्पेंट पावर है। ऐसे ही कुंडलिनी योग पे 2 बड़े महापुरुष हुए हैं। इसमें एक स्वामी विष्णु तीर्थ हुए हैं, उनकी व्याख्या है, और एक स्वामी मुक्तानंद परमहंस हुए हैं, उनकी एक परंपरा है। तो वो कुंडलिनी के शक्तिपात की परंपरा है। तो उस परंपरा से मेरा जीवन जुड़ा रहा है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अनुभव है कि कुंडलिनी का मार्ग क्या है और कैसे इस पे जीवन चलता है। तो इससे जब लाल किताब के क्षेत्र में जब मैं उतरा, तब मैंने देखा कि ये विषय आपस में इतने अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं कि हम इसको इससे अलग नहीं कर सकते। जब हम अंतरिक्ष की ओर या खगोल की ओर देखते हैं और ज्योतिष के खगोलीय सिद्धांत पे चर्चा करते हैं, तो मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करना या उसका फलित बताना, जीवन में सुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस विषय का जो टोटल जो काम है, उस समय ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विधा थी। ठीक है, उसमें कोई उपाय नहीं हुआ करते थे।
और ना किसी प्रकार का उसके अंदर टोटका होता था या वो होता था, क्या कहते हैं, टोटके या कोई उपाय उस प्रकार के कर्म कांड वगैरह वो नहीं होते थे। कर्म कांड पूरी तरह धर्म का विषय था कि धर्म के क्षेत्र में कैसे हमको करना है। तो हमारा जो हिंदू समाज है वो वर्णाश्रम विधि से चलता है। वर्णाश्रम का मतलब होता है कि 4 प्रकार की जाति हमारे हिंदू समाज में मानी गई है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्याख्या की गई है। तो उसमें जो कर्मचारी वर्ग जितना भी है, जो शिल्प कर्म करने वाला है, जो इंजीनियर वर्ग है, या जो मेडिकल की फील्ड में जितने वैद्य थे, चिकित्सक थे, सारे के सारे शूद्र वर्ग में आते थे। ये सब कलाकार लोग थे। जो व्यापारी लोग थे वो सारी अर्थव्यवस्था को संभालते थे। अर्थव्यवस्था मतलब पैसे का वितरण कैसे होगा, वस्तुओं को कैसे बांटा जाएगा आपस में, उस पर बात होती थी सारी की सारी। तो वो वैश्य वर्ग कहलाया। और जो डिफेंस का सिस्टम संभालना, सेना का हिसाब किताब, शत्रुओं से रक्षा करना, वो सारे के सारे क्षत्रिय वर्ग में आते थे। और जो जितने भी बुद्धिमत्ता के काम थे या कानून और नियम बनाने वाले काम थे, और देवताओं से संपर्क कैसे जुड़ेगा, देवी देवताओं से, उसमें जो विधान बनाने वाले थे वो सारा का सारा ब्राह्मण वर्ग था। तो पुरानी चर्चाओं के हिसाब से जब हम इसमें चलते हैं, सारा का सारा हिसाब किताब देखते हैं, तो कर्म कांड जो धर्म का विषय है, तो जब वो ज्योतिष से जुड़ा तो वो एक प्रकार का ऐसा मार्गदर्शन बन गया कि जो सबके हित में लाभ देने वाला बन गया। और हम खाली सिर्फ चार्ट बनाते हैं कुंडली का और इसके बारे में सिर्फ भविष्य बताते हैं, तो कर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो कर्म का महत्व होना बहुत जरूरी है। तो जिस घर में हम पैदा होते हैं, जिस माहौल में हम पैदा होते हैं, तो खाली तो हम बैठेंगे नहीं। और वर्ल्ड वाइड भी देखें, वैश्विक स्तर पे काम तो सबको करना ही है कुछ ना कुछ, खाली तो कोई बैठता ही नहीं है। तो ये कर्म बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और कहते भी हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ठीक है। तो अब हम जब इन चीजों पे जाएंगे तो ये दोनों तत्व तो अब अंतरिक्ष में तो है नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही है। ग्रह तो बहुत दूर घूम रहे हैं, हम कैसे जानेंगे वो प्रभाव हम पे डाल भी रहे हैं कि नहीं डाल रहे। लेकिन जब हम लक्षण देखते हैं शरीर के अंदर जो कुछ है, तब लक्षण इनसे आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो लक्षण जुड़े, अभी हमने पिता का बताया यहाँ पर आपका। तो अब जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी जो सास है उसका यहां से देखा जाएगा, और जो आपका ससुर है उसको यहां से देखा जाएगा, ठीक है। अब ये घर ससुर का भी हो गया, सेकंड हाउस के हिसाब से देखें तो ये घर किसका हो गया, ससुर का भी हो गया। थोड़ा समझना पड़ेगा विषय को, ठीक है। सास, ये ससुर का घर हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सास का ससुराल, ठीक है। ससुर 1 2 3 4 5 6 7 8 ससुर की ससुराल, क्या हो गया, ससुर की ससुराल। अर्थात मतलब मेरा धर्मपत्नी के मामा, मेरे मामा ससुर, ठीक है, धर्म पत्नी के मामा का घर। अब ये गिनो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर किस चीज का है, पराक्रम और बल का। गुरु जी इसको उल्टा घुमाएंगे, ऊपर से मेरा, नीचे से वाइफ। आप कहीं से भी घुमाओ इसको, लेकिन मेन हमको यही देखना होगा मुद्दा कि हमारा बल कहां से बढ़ रहा है, ठीक है। पंचम भाव क्या है, हमारे बल का भाव है। तो हम यहां से भी 5 को घुमाएंगे तो हमारे बल कहां कहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, ठीक है। यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए। तो आमतौर पे ज्योतिष की अवधारणा के अनुसार पहला, 5वां और 9वां सबसे अच्छे घर माने जाते हैं, ठीक है। इसको भाग्य भाव भी कहा जाता है,
अब 9 में अगर भाग्य भाव है और हम कर्म को लेकर चल रहे हैं, तो भाग्य का बिंदु हमने अभी किसको बताया आपको? दूसरा घर। 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम यहां पर भी आया, यहां से तो 7वां है, तो यहां से कौन सा हुआ? 8वां हो गया उसका। तो यानी भाग्य के भाव पे भी 8वें का प्रभाव होगा, इसलिए ये भाग्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस जगह पर हमने गुरु महाराज को बिठा रखा है, गुरु की राशि भी बिठा रखी है यहाँ पर, नवम। तो 9वीं राशि कौन सी होती है? वो धनु राशि होती है। तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, और ये भाग्य का कारक भी माना गया। अब बताओ भाग्य किसका होगा? माथे की चंद लकीरों का या हाथों की चंद लकीरों का? ये गाना सुना होगा पुराना आपने, ये हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। पुराना गाना है काफी। तो वो क्या कहता है दिलीप कुमार? उसमें दिलीप कुमार और शम्मी कपूर है शायद। दिलीप कुमार और शम्मी कपूर कहते हैं तकदीर है क्या है, मैं क्या जानूं। वो बात कर रहा है कर्म भाव की, कोई बात कर रहा है भाग्य की। ठीक है। अब भाग्य में किसके क्या लिखा है कोई जानता है कि क्या किस्मत में मिलेगा? सब कुछ है। ठीक है। वो कहां से पता लगेगा? जब ये खुल जाएगा। जब तक ये नहीं खुलेगा आपको कुछ भी पता नहीं लगने वाला। जैसे जीवन के धक्के चल रहे हैं वैसे चलते चले जाएंगे। ठीक है। अब कोई सवाल है तो पूछो। नहीं तो मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये है एक तरह का अपडेट, बिल्कुल समय के अनुसार चलने का तरीका, कि आपको अगर आज के युग के हिसाब से चलना है, जो चीजें प्राप्त करनी है, तो जब इन नियमों का पालन करोगे तो चीजें आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी। हर भाव के साथ कम से कम 50 चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इस घर से जुड़ी सारी चीजें आपके पास हों, लेकिन कर्म के द्वारा आपको इन चीजों को क्रिएट करना होगा। तो कहाँ समय गुजारना होगा? कुछ समय गौशाला जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। अपने ड्राइंग रूम में समय गुजारना पड़ेगा आपको। इससे सरल उपाय हो सकता है कोई कि आपका ये बिंदु खुल जाए। ठीक है। ये वाला बिंदु खुलने के लिए क्या आपको शमशान जाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है। ससुराल फिर जाइए। ससुराल जाइए, बढ़िया बढ़िया खाना खाइए। और गुरुजी अगर किसी के ससुराल में बढ़िया खाना ना मिलता हो? वो मिलेगा तो फिर देवी के स्थान पे जाइए। देवी जो है, जो काली माता जी हैं, वो कौन है? शमशान की रानी, शमशान की देवी मानी जाती है, अग्नि की देवी मानी जाती है। तो कोई भी जो देवी का मंदिर हो जो प्रसिद्ध है, वहां जाके, वहाँ भंडारे वगैरह मिल ही जाते हैं, प्रसाद मिल जाता है, वहां ग्रहण कीजिए। जैसे ही आपका इससे लिंक जुड़ेगा ये एक्टिव हो जाएगा। आपको ये एक्टिव हुआ तो जर जोरू जमीन सब बढ़िया मिलेंगी। जर माने पैसा अच्छा मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, कभी कभी लाइफ में ऐसा लगेगा लॉटरी लग गई। ठीक है। और जमीन, मकान, जायदाद, दुकान वगैरह पाने में कोई ज्यादा बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। और जो महिलाएं होंगी वो आपके फेवर में रहेंगी। महिलाओं से आपकी शत्रुता नहीं होगी, या कोई महिला शत्रुता करेगी तो इस जगह से जुड़ी जितनी भी लेडीज होंगी वो आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगी। ठीक है। ये खुल गया, ये खुल गया, तो बाकी के अंदर की जो 4 भाव है ना, ये सुख देना शुरू कर देंगे। माँ बाप का सुख मिलेगा, सास ससुर का सुख मिलेगा, पति पत्नी का सुख मिलेगा। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? ठीक है। यही मुख्य सुख है। फिर बाल बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए हमारे, ये सब भारी हो गए, मित्र हो गया, मित्र वर्ग आ गया सारा का सारा। या हमारी सास ससुर ठीक है तो हम उनके सास ससुर भी बढ़िया होंगे, हमारे लिए फायदा कर देंगे। तो ससुर की जो घर होगा वो भी हमारे लिए अच्छा होगा, उसका कुटुंब भी बढ़िया होगा, तो सारे सुख मिलेंगे। लेकिन सुख का मूल क्या बन रहा है? दूसरा भाव, आज्ञा चक्र। ठीक है।
तो हमारा जो विधान है किसी को भी विकसित करने का, फायदा देने का, वो यही है कि हमें इन दोनों पे पूरी मेहनत करनी है। तो जिन्होंने इन दोनों पे मेहनत कर ली उनका जीवन सफल है, ठीक है। और जिन्होंने इस पे मेहनत नहीं की वो बेचारे, उनकी नैया डगडगाती हुई चलती रहेगी।